इस कहानी की शुरुआत होते है स्वर्ग में सेलेस्टियल पैलेस, जहाँ परियों का बस है। स्वर्णालंकृत परियों की स्वर्ग। आसमान में एक सुंदर सी फेरी उड़ने लगती है जो एक जादुई बर्ड के रूप धारण कर सकती है। उसकी नाम कैनरी यून मियान, जो एक उत्तराधिकार देने का परी। उसे धरती पर एक मिशन कंप्लीट करने के लिए जाना है। मियान सोचती है वो उस मिशन को कंप्लीट करके वो आने वाले मंथ में बेस्ट वर्कर बन पाएगी। ये सोच के ही वो खुश हो जाती है। मियान ने बर्ड के रूप में धरती पर आ जाती है और सोचती है कि उसके 3000 उपपत्नी के बावजूद उसका कोई भी उत्तराधिकार नहीं है। ये मिशन इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक पेड़ ने बताता है। सभी ने कहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सब उसकी खूबसूरती की वजह से असफल हो रहे हैं। बर्ड मियान ने कहती है उसके साथ ऐसा ना करे, वो सच से आई हुई एक फेरी है। मियान सोचती है उस सम्राट एक साधारण व्यक्ति जो बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता जिसे वो पसंद कर पाए। उसी टाइम नदी से एक व्यक्ति उठाते हैं। वो है फेंग याओ। मियान उसे देख के मुग्ध हो जाती है और कहती है वो किसी को पसंद नहीं करती। आंखें खुल के जब फेंग याओ को देखती है तब समझती है फेंग याओ उसे देख रहे हैं। वो दौड़ने की कोशिश की और पेड़ से टक्कर खा के नदी में गिर जाती है। फेंग याओ उसे पानी में से निकलता है और कहता है लिटिल कैनरी क्या उसको देख रहे थे? मियान ने बर्ड की आवाज से फेंग याओ को उसे छोड़ देने के लिए बोला। फेंग याओ ने गार्ड्स को कैनरी मियान को ले जाने के लिए बोला। गार्ड ने आके मजिस्ट्री को सम्मान दिखाया। फेंग याओ ने बर्ड मियान को गार्ड्स के हाथों में दे दिया और कहने लगा शायद उस कैनरी ने उसे श्राप दिया, इसीलिए रातों के खाने के लिए उस कैनरी को पॉट बाई डिश बनाने का आदेश दिया। गाइड राजी हो जाते हैं। मियान नाराज हो जाती है और उसके भाषा में बोलती है उसे क्यों पकाएगी। दरवाजे के पास कोई आके फेंग याओ को बुलाता है। फेंग याओ देखते हैं उनकी उपपत्नियों ने उस जगह पे वेट कर रहे हैं। मियान देखती है बहुत सारे प्रीटी गर्ल है। सभी ने याओ के साथ रहना चाहती है। मियान सोचती है फेंग याओ किसी को पसंद कर ही लेगा। मियान ने खुश हो जाती है ये सोचकर कि उसके मिशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसी समय फेंग याओ ने पूछता है उन सबको यहाँ पर किसने अलाउ किया। मियान अपने आप को कहती है कि फेंग याओ कैसे सभी रिजेक्ट कर सकता है। फेंग याओ ने सभी को बाहर निकाल देता है और उसका परमिशन के अलावा किसी को प्रवेश कराना साफ मना कर देता है। इसी समय पे मियान ने उस गार्ड के हाथों से छूट जाती है। वो आसमान में उड़ने लगती है। मियान फेंग याओ के पीछे से उसकी जादुई शक्ति का प्रयोग करना चाहती है याओ में फीलिंग्स लाने के लिए। वो सोचती है हमारे लोगों ने भी इस आकर्षण से बच नहीं सकते, इसी से सम्राट में फीलिंग आ जाएगा। वो जादुई शक्ति फेंग याओ के पीछे जाता है और उसके वेल ड्रिंक के जादुई शक्ति की वजह से मियान की शक्ति वापस आके मियान को ही हर्ट करते हैं। मियान ने चमक जाती है और कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाती है और असली रूप में लड़की की तरह आ जाती है। फेंग याओ पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो वापस से बर्ड बन जाती है। लेकिन याओ सोचता है वो पीछे एक लड़की ही दिखे थे। वो क्या कल्पना था? मियान बहुत लाकी है क्योंकि वो बर्ड के रूप में आ गई। मियान को फेंग ने नीचे से उठाता है। फेंग याओ गार्ड्स को पूछता है वो कैनरी उसके हाथों से कैसे छूट गए। बर्ड मियान उसकी भाषा में छोड़ देने के लिए कहने लगती है। गार्ड याओ से माफी चाहता है। फेंग याओ कहते हैं गार्ड कैसे भूल गए। गार्ड इसी वक्त वहाँ से निकल जाए। उनके उपपत्नियों ने सोचते हैं ये बात उनसे कहा गया। चम्बे पैलेस। मियान बोलने लगती है वो सम्राट ने उसे खिलौने की तरह इधर उधर क्यों फेंकता है। फेंग याओ बर्ड मियान को फैट बर्ड कहते हैं। मियान गुस्सा हो जाती है। फेंग याओ और भी कहते हैं कि उसे पका के खाए। बर्ड मियान बर्ड की भाषा में बोलती है फेंग याओ क्यों उसे फैट कहा। यदि ये कोई मिशन नहीं होता तो वो फेंग याओ को मार देती। फेंग याओ कहते हैं बर्ड उससे क्या बोलना चाहती है। फेंग याओ काम करने बैठता है। वो बर्ड उसके पत्तों के ऊपर बैठी रहती है। इसीलिए फेंग याओ कहता है यदि कैनरी उसे डिस्टर्ब करे तो वो उसे पाई डिश के साथ डिनर कर लेंगे। मियान सोचती है उस मास्टर की मिशन कंप्लीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मियान कहने लगती है फेंग याओ इतने काम न करके जीवन साथी ढूंढने जाए तो ही अच्छा होगा। फेंग याओ से पूछता है क्या वो फेंग याओ के मृत्यु चाहता है। बर्ड मियान बर्ड के भाषा में बोलती है वो याओ के भलाई चाहती है। उनके जीवन साथी उनके लिए वेट कर रहे हैं। याओ उसे देख के कहते हैं
कैनेडी उसका उपपत्नियों को देखने के बाद ही इतना खुश हो गई। क्या वो उसे उसकी उपपत्नियों के साथ देखना चाहता है? बार्ट मियान ने बार्ट के भाषा में उसे स्मार्ट कहती है। फेंग याओ सोचता है वो बार्ट ह्यूमन के भाषा समझते हैं, इसीलिए वो उसे पालेगा। फेंग याओ कहता है वो किसी को पसंद नहीं करेगा। बार्ट उससे पूछती है क्यों? फेंग याओ ने बोलता है क्योंकि वो खुद को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता है। मियान ने ये बात को बकवास सोच लेती है। वो कहने लगती है ये कैसा बात है, जीवन साथी के बावजूद उसका कोई इज्जत नहीं है। फेंग याओ ने हाथों से उसे धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। फेंग याओ नींद में चला जाता है। मियान रो देती है और सोचती है वो कैसे ये मिशन को सक्सेसफुल करेगी। वो इसे भूल जाना चाहती है और वापस स्वर्ग में चली जाती है। आसमान पे उसके सामने बहुत सारे रोशनी आ जाते हैं। वो गॉडेस को देख के चमक जाती है। मियान फेरी रूप में आ जाती है और गॉडेस को सम्मान प्रदर्शित करती है। गॉडेस ने मियान को कहते हैं उन्होंने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। मियान कहती है ये मिशन डिफिकल्ट है, उसकी जादुई शक्ति सम्राट पर काम नहीं करेगा, इसीलिए वो हार मानना चाहती है। मियान सम्राट के लिए बेस्ट उपपत्नी ठीक नहीं कर पाए हैं और किसी ने उस मिशन को कंप्लीट करना चाहती है तो कर सकते हैं। गॉडेस ने कहती है जो उस मिशन को पूरा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा और बोनस भी मिलेगी। मियान कहती है गॉडेस ने उसे चुनकर पछताएगी तो नहीं। उपाधि, प्रमोशन, डबल बोनस, डबल सैलरी सोच के ही वो खुश हो जाती है। वो ये सभी इनाम में पाएगी। वो जल्दी मिशन को कंप्लीट करेगी और रीच हो जाएगी। मियान खुश होकर कहती है वो ये मिशन संभाल लेगी। गॉडेस ने और भी कहती है कि वो उसे विश्वास करते हैं, लेकिन मियान को याद रखना पड़ेगा वो इस दुनिया के सम्राट की पत्नी ढूंढ रही है। उनकी पत्नी अच्छी इंसान होनी चाहिए। इस बात को मियान समझी कि नहीं, ये कह के गॉडेस चले जाते हैं। वो वापस महल में आती है, अपने आप से कहने लगती है कि बहुत जल्दी मिशन कंप्लीट करके इनाम ले आएगी। मियान दरवाजे से छुप के अंदर जाती है। वो सम्राट को देख के सोचती है सम्राट फेंग जियाओ बहुत हैंडसम है। सम्राट जियाओ गहरी नींद में था। वो उनके आईलैशेस देख के मुग्ध हो जाती है और उसे देखते रहते हैं। जियाओ ने नींद में ही समझ जाता है उसके सामने कोई है। मियान पीछे जाने लगती है और दौड़ने की प्रयास करती है, लेकिन फ्लोर से टकरा जाती। जियाओ आंखें खोल के किसी को नहीं देख पाता। वो सामने देखने लगता है, उसके सामने कैनेडी बर्ड फ्लोर पे है। जियाओ ने पूछता है वो सारी रात नींद में था, लेकिन कैनेडी क्यों फ्लोर पे सो रहे है। कैनेडी उसकी मिशन में फिर से फेल हो गई। वो फेल होने के दुख से रो देती है और बार्ट के भाषा में कहती है उसे अकेले छोड़ देने के लिए। बार्ट मियान रिग्रेट करने लगती है, ये सोच के ही कि वो जियाओ के पास गई थी। जियाओ ने बिस्तर पर पीच ब्लॉसम देखता है। वो सोचता है ये कहाँ से आए, इसका मतलब उस जगह पे कोई था। बार्ट ये देख के सोचती है वो जब जियाओ को देख रही थी तब फ्लावर उस जगह पे गिर गई। जियाओ कहने लगता है कि उसे याद है उस जगह पे कोई लड़की थी जो उसे देख रही थी। जियाओ पीच ब्लॉसम को उठाना चाहता है, तभी लिटिल कैनेडी चिल्लाती है। सम्राट फेंग जियाओ ने अचानक हमले से डर जाता है। वो उससे पकड़ लेता है। फेंग जियाओ से पूछता है क्या वो उसके मृत्यु चाहता है। मियान छोड़ देने के लिए कहता है। फेंग जियाओ उसे छोड़ देता है और उसे वेट लॉस करने का आदेश देता है। कैनेडी का वेट बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 500 ग्राम। कैनेडी ये सब सुन के नाराज हो जाती है। वो सोचती है कैसे इतना वेट हो सकता है। वो कैनेडी को फ्लोर पे ना सो के बिस्तर पे सोने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही देर में लौट आएगा। तब तक कैनेडी वहाँ पे रहे, भाग न जाए। कैनेडी ने बीच फ्लोर के लिए अफसोस करते हैं। फेंग याओ सोचता है क्या वो लड़की सच में था। मियान कहती है जियाओ उसे वेट लॉस करने के लिए कहा, वो इसका बदला लेके ही रहेगी। कैनेडी बर्ड जियाओ के बिस्तर पर कचरा फैला देती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। जियाओ उसके दो गार्डों को पूछता है क्या वो दोनों किसी को बाहर जाते हुए देखा। गार्ड कहते हैं उन्होंने किसी को नहीं देखा। जियाओ गार्ड्स को चले जाने के लिए कहता है। वो सोचता है शैडो गार्ड्स मार्शल मास्टर है, उन्होंने किसी को नहीं देखा, इसका मतलब उस लड़की को देखना जियाओ का भ्रम था। वो महल के अंदर जाके देखती है कैनेडी बर्ड उधर नहीं है, शायद वो ब्लैंकेट के अंदर छुपा है। जियाओ ब्लैंकेट उठाकर देखता है उस जगह पे कचरा फैला हुआ है और समझ जाता है ये सब कैनेडी का काम है। जियाओ कैनेडी को ले आने के लिए गार्ड्स को आदेश देता है और लंच में कैनेडी का रेस करने के लिए कहता है। सभी गार्ड्स ने कैनेडी को ढूंढने लगता है। कैनेडी सोचती है उसे क्यों ढूंढ रही है। गार्ड्स कहते हैं कैनेडी तो कुछ देर पहले इस जगह पे थी, अब कहाँ गई। जल्दी उसे ले आने से सम्राट जियाओ अवार्ड देंगे।
कैनेडी पेड़ के ऊपर से नीचे सभी को देखते हैं और सोचती है वो तो बस कचरा ही फैलाई थी। सम्राट जियाओ बहुत ही ड्रामेटिक है। कैनेडी को एक गार्ड ने हिट करते हैं। कैनेडी नीचे गिर जाती है और गुस्से में आकर कहती है किसने ऐसा किया। गार्ड उसे पकड़ लेता है और उपपत्नी ली को कहने लगता है वो ये काम कर लिया। उपपत्नी ली खुश होती है। ली कहती है वो ये कैनेडी को ले जाएगी और सम्राट जियाओ खुश हो जाएगा। कैनेडी मियान सोचती है फेंग जियाओ क्या उसे सच में खाएगा। उपपत्नी वान उस जगह पे आ जाती है। वो कहती है क्या ली मैजेस्टी के पास जा रही है और वान भी क्या साथ जा सकती है। ली कहती है जा सकती है लेकिन कैनेडी छोटी है, तीनों के खाने के लिए बहुत काम है। उपपत्नी वान कहती है उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक पैरोट लाई है। पैरोट और कैनेडी को एक साथ खा सकती है। उपपत्नी वान सोचती है वो किसी भी हालत पर उपपत्नी ली को मैजिस्ट्री के कानूनी पत्नी बनने नहीं देगी। ली सोचती है वान क्यों थर्ड पर्सन की तरह उस जगह पे जाएगी। इतने अच्छे पैरोट लाने के लिए उपपत्नी वान को ली ने थैंक्स कहते हैं। मियान सोचती है उपपत्नियाँ बहुत प्रीटी और फ्रेंडली है और उनमें कितने अच्छे संपर्क है। उपपत्नी ली ने सर्वेंट को सवारी ले आने के लिए कहती है और वो उपपत्नी वान के पहले लॉन्ग सी पैलेस जाएगी। उपपत्नी वान कहती है वो पहले जाएगी उसकी सवारी लाने के लिए। सर्वेंट्स ने सवारी ले आते हैं। इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज हुआ कि मियान समझ नहीं पाई। मियान को लेके ली चली जाती है। लॉन्ग सी पैलेस के गेट के सामने 2 गार्ड्स था। उन्होंने देखता है एक साथ 2 सवारी आके उनके सामने रुकता है। उपपत्नी ली ने लॉर्ड डी को कहती है वो एक कैनेडी ले आई मैजेस्टी के लिए, क्या वो अंदर जा सकती है। उपपत्नी वान कहती है वो भी एक पैरोट ले आई। गार्ड के आए बाद मैजेस्टी तक पहुंचा सकता है। ली भी उस गार्ड के सामने आ जाती है। लॉर्ड डी उनको कहता है कुछ देर रुकने के लिए। यान सोचती है वो दोनों लड़की प्रीटी है लेकिन उनका मैनर्स नहीं है। पिंजरे से वो पैरोट कहता है कि उस बूढ़ी वान ने उसे खाना चाहती है लेकिन ये नहीं कर पाएगी। मियान सोचती है क्या वो पैरोट कह सकता है। वो उसे पूछता है क्या पैरोट सर जीवित है। पैरोट कहता है वो और मियान दोनों ही जीवित है। मियान पैरोट से कहती है वो है यून मियान जो उत्तराधिकारी देने के फेयरी। वो इस दुनिया में आई है सम्राट फेंग जियाओ को उत्तराधिकारी देने के लिए और कहती है पैरोट असली में कौन है। पैरोट कहता है फेयरी मियान से मिलके उसे अच्छा लगा। वो है सेंचुआन जो है डेस्टिनी के लॉर्ड इंचार्ज। उसे पनिशमेंट दिया गया है इसीलिए वो पैरोट के रूप में घूम रहा है क्योंकि वो बिना किसी परमिशन के किसी का डेस्टिनी चेंज किया था। सेंचुआन पॉपुलर है जिसको सभी इमॉर्टल लेडीज गॉड्स ने पसंद करते हैं। मियान पिंजरे के पैरोट से पूछती है वो क्या किया था। सेंचुआन उसे कहता है खूबसूरत मियान क्या उसके लाइफ में जाना चाहती है। मियान बकवास बंद करने के लिए कहती है वो सेंचुआन के बारे में सब कुछ जानती है। वो बहुत झूठा फ्लर्टी है। फेंग जियाओ बर्ड्स के साउंड सुन के गार्ड्स को पूछता है क्या वो दोनों बर्ड एक दूसरे से बात कर रहे हैं। गार्ड्स ने देखने लगता है। जियाओ कहता है ये कोई बात नहीं है उसे कुछ देर बाद ही खाने के लिए तैयार किया जाएगा। लॉर्ड डी बाहर जाके दोनों उपपत्नियों को कहता है मैजिस्ट्री ने बर्ड्स को रखने के लिए कहा और उन दोनों को चले जाने के लिए आदेश दिया है। उपपत्नियां गुस्सा हो जाते हैं। फेंग जियाओ क्यों केवल बर्ड्स को लेना चाहता है। वो दोनों क्या बर्ड्स से कम है। लियो और वान अंदर जाने के लिए झगड़ता रहती है। गार्ड्स उन्हें बाहर निकल देता है। एक गार्ड्स मियान को छोड़ देता है। कैनेडी मियान ऊपर से पिंजरे के पास गिर जाती है। गार्ड्स कहता है वो बर्ड्स को ले आया। मैजिस्ट्री चुप रहते हैं। मियान पिंजरे को पकड़ के डरती रहती है। सेंचुआन पूछता है सच में उनको पकाएगा। मियान को सेंचुआन का कुछ बातें याद आती है। वो सेंचुआन से पूरे बातें बताने के लिए कहते हैं। वो सोचती है सेंचुआन बहुत अच्छे बात करता है। सेंचुआन कहता है वो जिसके डेस्टिनी बदलने के लिए पनिश्ड हुआ है वो है फेंग जियाओ। मियान सुनती रहती है। सेंचुआन कहता है वो फेंग जियाओ को 3000 उपपत्नियां दे दिया लेकिन उनमें फीलिंग्स देना भूल गया। मियान गुस्सा हो जाती है। ये सब के लिए उसे मुसीबत उठाना पड़ रही है। सेंचुआन का फॉल्ट है और उसे काम करना पड़ रही है। ये मिशन वो मियान के लिए डिफिकल्ट बना दिया। मियान गुस्से से सेंचुआन का गला पकड़ लेती है। मियान को गले छोड़ देने के लिए अनुरोध करता है। कैनेडी मियान कहती है वो उसे नहीं छोड़ेगी, मार देगी। उसे पीछे से सम्राट फेंग जियाओ उठा लेता है और गार्ड्स को कहता है कैनेडी बहुत झगड़ता है उसे किचन में ले जाना चाहिए। कैनेडी उसे छोड़ देने के लिए कहती है वो आज सेंचुआन को मार देगी। सेंचुआन पिंजरे में सेंसलेस होने के पहले कहता है उसे किचन में पकाने के लिए ले जाने के
के लिए वो इस मॉन्स्टर से बच जाएगा। उस मॉन्स्टर के साथ एक रूम में रहने से अच्छा वो कुक्ड हो जाए। मियान कहती है उसे क्यों मॉन्स्टर कहा। वो कुछ टाइम वेट करने के लिए कहती है। वो असली मॉन्स्टर दिखाएगी। गार्ड्स आता है। जियाओ मियान को कहता है कैनेडी उसके पैलेस में रहे कि ही दूसरे बर्ड से क्यों झगड़ता है और बेड में कचरा फैला के भी उसे कोई गिल्टी फील नहीं होती। मियान सोचती है क्या उस कचरे से जियाओ को डिजीज हो जाएगा। फेंग जियाओ कहता है कैनेडी पॉट में जाके जितना चाहे उड़ सकता है। वो उसे एक पॉट में रखने के लिए जाता है। कैनेडी कहती है जियाओ क्या सच में उसे खाना चाहता है। अब वो उसे हर्ट करेगी। जियाओ के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है और वो गिर जाता है। कैनेडी मियान सोचती है वो तो अभी भी पावर के अप्लाई नहीं किया है तो ऐसा क्यों हुआ। कैनेडी उसके हाथों से निकल जाती है और देखती है जियाओ उसके हाथों में से सिल्वर नीडल बाहर निकाला। इसका मतलब उसे कोई नीडल से हर्ट किया। उसका शरीर ज्यादा खराब होता जा रहा है। मियान कारण नहीं समझ पाती है। वो सोचती है वो तो सिर्फ मजाक की थी, जियाओ के साथ कुछ नहीं किया। वो जियाओ को पकड़ लेती है और पूछती है जियाओ क्यों सेंसलेस हो गया। मियान पल्स चेक करके देखती है उसका पल्स स्लो हो गया था। मियान आप क्या करेगी सोचती रहती है। यदि वो मर जाए तो मियान की मिशन पूरी नहीं होगा। मियान उसके ऊपर कुछ मैजिक सप्लाई करती है। कुछ देर बाद जियाओ ठीक हो जाता है लेकिन उसे बहुत नींद आती है। वो बर्ड के रूप में नींद में चली जाती है। फेंग जियाओ को सेंस आता है। वो सोचता है उसका ओल्ड डिसीज के कारण वो सो गया था लेकिन उसे इस बार कोई तकलीफ नहीं हो रहा। उसका बॉडी एनर्जी फुल है। जियाओ साइड में देखता है कैनेडी फ्लोर पे है। वो लिटिल बर्ड को उठा के देखता है और सोच लेता है कैनेडी को वो पलेगा। वो ड्रीम में एक फेयरी देखा था जो उसे बचाने आया और उसे याद है कि वो उस फेयरी के सामने कैनेडी को देखा था। इसका मतलब कैनेडी क्या फेयरी है। जियाओ कैनेडी को बेड पर सुला देता है। कैनेडी उसकी भाषा में आवाज निकलती है। जियाओ सोचता है ये नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक बर्ड है। जियाओ बाहर निकल के गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड जाके पूछता है मैजिस्ट्री क्या कहना चाहता है। वो कहता है गार्ड्स कितने समय से पैलेस में है। गार्ड कहता है 7 घंटे। जियाओ सोचता है बहुत लंबी समय। वो उसे चले जाने के लिए कहता है। जियाओ सोचता है 17 टाइम वो बॉडी से नीडल निकाला है। वो सोचता है पहले वो नीडल निकालने के बाद 3 दिन सोया था लेकिन इस बार 7 आवर्स इतना कम समय। कोई क्या उसे हेल्प किया। कैनेडी क्या ऐसा कर सकता है। कैनेडी बहुत देर बाद नींद से उठती है। वो देखती है वो जियाओ के बेड पर है। कैनेडी मियान सोचती है जियाओ इतना भी बुरे नहीं है। मियान बाहर की तरफ देखती है। उधर पेड़ पे सेंचुअन और लेडीज बर्ड्स बातें कर रहे हैं। सेंचुअन उस बर्ड्स को उसके वाइफ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है वो उस बर्ड्स की देखभाल करेगा। मियान नीचे से ये सब देख के नाराज होती है। वो उस जगह पे जाती है और पेड़ पे जाके सेंचुअन को धक्का देती है। सेंचुअन पेड़ से टकरा जाता है और कहता है मियान उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो क्या उस लेडीज बर्ड से जेलस हो गई। मियान अब गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अगर मैजिस्ट्री सेंचुअन का डिश बना देता तो उस लेडीज बर्ड्स को ऐसा फ्लर्टी बर्ड नहीं मिलते। सेंचुअन कहता है उसे कोई प्राणी नहीं मार सकता। वो मैजिक और पावर से निकल जाता है। एक गार्ड सोचता है ये 2 बर्ड क्या कर रहे हैं। मियान उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो सेंचुअन को जियाओ के बेहोश होने का बात बताती है। मियान कहती है वो जियाओ के हाथों से सुई निकलता हुआ देखे। सेंचुअन कहता है शायद सुई पहले से कभी फंसाया गया होगा। ये कहे कि सेंचुअन चमक जाता है। मियान कहती है उसे क्या हुआ। वो कहता है उसे स्वर्ग में एक प्राचीन किताब मिला था जिसका नाम सिल्वर नीडल बुक। उस जगह पे लिखा था सुई के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मियान कहती है ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है। सेंचुअन कहता है वो ये सब नहीं जानते है। वो स्वर्ग में जाएगा और बुक ढूंढ के वापस आएगा। वो सोचता है यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो श्राप से बच जाएगा। मियान उसे जल्दी लाने के लिए कहती है। यदि फेंग जियाओ ठीक हो जाए मियाओ उसमें फीलिंग्स लाने के बाद ही मिशन कंप्लीट कर लेगी। पेड़ के नीचे कोई बात कर रहे हैं। कैनेडी मियान नीचे देखती है। उस जगह पे उपपत्नी ली और उसके दोनों सर्वेंट ने एक लड़की को थ्रेट दे रही थी। उस लड़की का नाम है यून। यून ली को कहती है वो कुछ नहीं किया। उपपत्नी ली कहती है यून क्यों उससे रूड होके बात की। ली ने यून को थप्पड़ देती है। यून रो देती है। ली कहती है यून क्यों उसके पीठ पीछे बात करती है।
है और सर्वेंट्स को उसका चेहरा बिगाड़ने का आदेश देती है और सोचती है यून उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसके बाद वो कभी मेजेस्टी को मुंह नहीं दिखाएगी। सर्वेंट्स राजी हो जाती है। मियान ये सब देखती रहती है। यून उपपत्नी को ऐसा करने के लिए मना करती है। मियान उपपत्नी ली के ऊपर सुपर अनलकी स्टिंग की स्पेल पावर का अप्लाई करते हैं। उपपत्नी ली ने उसके ऊपर बदबूदार स्मेल को फील करती है। सर्वेंट्स ने उस स्मेल से पीछे हट जाती है। ली बेहोश होती रहती है और एक पत्थर से टकरा कर कचरे में गिर जाती है। सर्वेंट्स ने उसे पूछती है वो क्या ठीक है। ली उठती है लेकिन वो कचरे से भर गई। सर्वेंट्स मेल से और दूर चले जाती है। ली ये सब से गुस्सा हो जाती है और शावर लेने के लिए दौड़ती है। सर्वेंट्स ने पीछे से कहती है सामने तालाब है, वो धीरे नहीं चली तो गिर जाएगी। सब कुछ देख के हंसती रहती है। वो कहती है ली बैड वोमन है, उसके सारे दिन अनलकी रहेगी। यून रोती रहती है और कहती है उसके फेस बिगड़ जाए तो वो क्या करेगी। वो ग्रैंडमा के पास जाना चाहती है। मियान सोचती है ये गर्ल बहुत प्रीटी और अच्छे है, वो इसे मैजेस्टी की कानूनी पत्नी बना सकती। पहले वो इस लड़की की रेस्ट लेगी। मियान फेयरी के रूप में यून के पास जाती है। यून सामने इतनी खूबसूरत फेयरी देख के मुग्ध हो जाती है। मियान उसे एक टिश्यू देती है आंसू पोंछने के लिए और कहती है उपपत्नी ली भाग गई है, यून को डरने की जरूरत नहीं है। यून कहती है ली फिर से वापस आए तो वो क्या करेगी। मियान उसे चिंता करने के लिए मना करती है। वो यून को हर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अब बिजी है। यून सोचती रहती है। ली जाके तालाब में गिर जाती है। सर्वेंट्स उसे हेल्प करने जाते हैं। ली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ली सोचती है इतना दौड़ने के बाद भी वो कैसे तालाब में गिर गई और इतना बदबूदार स्मेल कहाँ से आई। सर्वेंट उसकी तरफ देखती है। ली कहती है ये सब कुछ उस सर्वेंट की वजह से हुआ है, यून उसके लिए बैड लक ले आई। सर्वेंट कहती है वो इतना कुछ नहीं जानती लेकिन यून सुंदर और वीक है। ली कहती है कोई खतरनाक मास्टर ले आने के लिए जो यून को मार सकेगा। सर्वेंट चले जाते हैं। मियान यून से पूछती है क्या वो इस जगह पे रहती है। यून हाँ कहती है। उसकी ग्रैनी बीमार है, वो उनके पास जाना चाहती है लेकिन मैजेस्टी उसे परमिशन नहीं देता है। मियान सोचती है ये लड़की बहुत अच्छी है, वो मैजेस्टी की पत्नी बनने के लिए परफेक्ट है। मियान कहती वो उसे जाने दे सकती है लेकिन जब उसकी ग्रैनी स्वस्थ हो जाएगी तब उसे लौटना पड़ेगी। यून पूछती है ये कैसे होगी और उस पैलेस के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, यदि कोई जान जाए वो नहीं है तो बहुत कुछ हो जाएगी। मियान उसे शांत रहने के लिए कहती है ये उसके पास इजी है, वो मैजिक से सी ऑफ डेस्टिनी बना लेती है और कहती है यून उस सर्कल में पैर रखने से होम टाउन चले जाएगी। यून खुश हो जाती है। मियान कहती है ये मैजिक उसके लिए सेफ है, उसको कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। यून ये सब देख के चमक जाती है। वो सोचती है फेयरी मियान इमॉर्टल है और कहती है क्या वो जाना नहीं चाहती। मियान उसे चले जाने के लिए कहती है। मियान कहती है यून का काम होने के बाद वो इस जगह पे आना ना भूले। यून थैंक्स कह के चले जाती है। मियान सोचती है यून बहुत अच्छी है, मैजेस्टी और यून परफेक्ट कपल बन पाएंगे। यून उस जगह पे नहीं है, ये कोई जानने से पहले मियान यून जैसे बन जाती है। इस रूप में वो सभी उपपत्नियों को जानना चाहती है और मैजेस्टी के लिए बेस्ट मैच ढूंढ के रहेगी। ली एक खतरनाक मास्टर लेके फिर से आ जाती है। मियान यून के रूप में देखती है। ली उसके सामने है। यून पूछती है वो कैसे ली को हेल्प कर सकती। ली गुस्से से कहती है वो उसको सबक सिखा के रहेगी। मियान के पावर से वो केले के छील के पर पैर रख के गिर जाती है। यून उसे पहले ठीक से चलने के लिए कहती है और शांत रहने के लिए कहती है। ऐसे अपमान से वो चिढ़ जाती है। ताइयो स्वांग मास्टर को उस मॉन्स्टर लेडी यून को मारने के आदेश देती है। मास्टर कहता है वो मॉन्स्टर को मार देगा। यून नाराज हो जाती है और कहती है वो कोई डेमन मॉन्स्टर नहीं है, मास्टर क्या अंधा है। मास्टर कहता है वो डेमन को पहचान सकता है। एक सर्वेंट पूछती है क्या वो सच में डेमन है, उसे देख के नहीं लगता। दूसरे ने कहती है जब थायोस मास्टर कह दिया है इसका मतलब वो डेमन है। पीछे से किसी ने कहती है क्या उस डेमन ने सबको खा लेती है। मियान सोचती है वो हीवन की मोस्ट ब्यूटीफुल फेयरी है, वो कैसे डेमन बन गई। ताइयोस कहता है वो इस डेमन को जाने नहीं देगा, वो एक मास्टर है, वो सबके सामने इसका असली रूप लेके आएगा। वो मियान के ऊपर मैजिक से अटैक करता है। मियान सोचती है उस मास्टर ने वाइन पी के आया है क्योंकि उसके बॉडी से
अल्कोहल के स्मेल आ रहे हैं। मियान समझ जाती है वो कोई रियल तायूस नहीं है। तायूस वांग एक फेक मास्टर है। सर्वेंट ने कहने लगता है मैजिक साग यून को घेर लिया, अब वो जल्द ही असली रूप में आ जाएगी। उपपत्नी ली सोचती है वो यून की असली रूप देख के उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तायूस मास्टर सोचता है इस वर्ल्ड में कोई डेमन नहीं होता। उपपत्नी ली के वजह से वो ये काम करने आया। वो डेमन जैसे एक प्राणी का शरीर पहले से ही तैयार करके रख दिया। यून की मृत्यु के बाद उस प्राणी का शरीर यून के शरीर से बदल देगा। मियान ने तायूस मास्टर को पंच मारती है। तायूस मास्टर पेड़ से टकरा जाता है, पेड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मियान कहती है वो कैसे ये कह पाया, वो उस मास्टर को नहीं छोड़ेगी। तायूस मास्टर कहता है ये फाउल है, यून कैसे उसे मार सकती है। लड़ाई शुरू होने के पहले ही वो क्यों खत्म कर दिया। यून कहता है मास्टर बहुत ही रूड है और उसे डेमन भी कहा। भविष्य में ऐसा किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तायूस वांग भाग जाता है। वो रो देता है और सोचता है कैसे यून इतना शक्तिशाली बन गई। सर्वेंट्स ने कहने लगता है क्या सच में ये मास्टर फेक है और कितना शक्तिशाली है, उन्होंने नहीं सोची थी। ली कहती है ये एक डेमन है, नॉर्मल लोगों के इतना शक्ति नहीं होते। वो गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है। गार्ड्स कहते हैं सच में वो एक डेमन है, क्योंकि नॉर्मल सर्वेंट ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग इस डेमन से नहीं लड़ पाएगा। यून नाराज हो जाती है, वो क्या सच में डेमन की तरह दिखती है। वो तो सिर्फ उस मूर्ख मास्टर के हाथ रहने से ही लड़ाई की। एक गार्ड उसे क्यूट डेमन कहता है, बाद में ही सोचता है क्या डेमन क्यूट होते हैं। ली उन दोनों गार्ड के पीछे छुप कर कहती है इस धरती पर डेमन जैसा कोई चीज नहीं होते है। गार्ड्स लड़ाई करना नहीं चाहता है क्योंकि वो दोनों ही डेमन से लड़ाई करके मर जाएगा। ली कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत साधारण डेमन है। यून कहती है ली क्या उसे अपमान करना चाहती है। ली बहुत बुद्धू है, वो उपपत्नी होने की लायक नहीं है और न तो वो कभी फेंग जियाओ की पत्नी बन सकती है। ली ये सब सुन के हताश हो जाती है और वो कहती है उसे क्या यून मैनिपुलेट करना चाहती है। वो गार्ड्स को आदेश देता है उसे मारने के लिए और ली पीछे की तरफ देखती है। उस जगह पे जियाओ आ जाता है। ली डेमन यून को भगाने के लिए जियाओ को कहती है। यून कहती है ली झूठ कह रही है, वो कुछ नहीं किया। गार्ड्स चमक जाते हैं क्योंकि यून मैजिस्ट्री के हाथ पकड़ के उसके नाम से बुलाया। जियाओ भी चमक जाता है। मियान को याद नहीं थी कि वो अब कैनेडी मियान नहीं है। वो मैजिस्ट्री जियाओ को सॉरी कहती है। मैजिस्ट्री कहता है यून छोटी है इसीलिए उसने माफ कर दिया। जियाओ सोचता है वो इससे क्यों गुस्सा नहीं हुआ और यून के आचरण से क्यों उसे फैमिली फीलिंग्स आ रहा है। गार्ड और सर्वेंट चमक जाते हैं और सोचते हैं मैजिस्ट्री क्यों उसे कुछ नहीं कहा, क्या उसने यून को पसंद कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि यून मैजिस्ट्री का अटेंशन जीत लिया। ली मैजिस्ट्री को उसे मार देने के लिए कहती है क्योंकि वो एक डेमन है। जियाओ कहता है क्या ली उसे ऑर्डर कर रही है। ली कहती है वो तो सिर्फ मैजिस्ट्री के लिए ही चिंतित थी। यून मैजिस्ट्री को कहती है वो एक गार्डिनर है, फिर भी ली उसे डेमन कहा, ये सही बात नहीं है। जियाओ हंसता रहता है। यून नाराज हो जाती है और सोचती है स्टूपिड एम्पेरर उनके कैनेडी फ्रेंड को और कभी नहीं पाएगा। ली सोचती है मास्टर जियाओ डेमन को विश्वास कर लिया, ये वो नहीं होने दे सकती। प्राचीन कहानी अनुसार पेचूट तलवार द्वारा डेमन और मॉन्स्टर को जख्म किया जाता है। इसी तलवारों से ली ने उसका असली रूप लाने की चिंता करती है। वो उस तलवारों से यून के ऊपर अटैक करती है। यून समझ नहीं पाती है वो क्या करेगी। यून के सामने फेंग जियाओ चले आते हैं। तलवारों से उनका हाथ जख्म हो जाता है। यून ये देख के चमक जाती है और सोचती है फेंग जियाओ उसे क्यों बचाया। फेंग जियाओ भी समझ नहीं पाता है कि वो इस लड़की के लिए ऐसा क्यों किया, क्या वो सच में उसे पसंद करता है। ली कहती है एक डेमन को बचाने के लिए मैजिस्ट्री क्यों ऐसा किया। मैजिस्ट्री ली को धक्का देता है। यून मैजिस्ट्री को पूछती है क्या वो ठीक है। जियाओ कहता है वो ठीक है। गार्ड्स ने समझ चाहता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था ये हो सकता है। मैजिस्ट्री का हाथ बहुत जख्म हुआ। वो लोग डॉक्टर लाने के लिए कहता है। जियाओ उनको चिल्लाने से मना करता है। वो उपपत्नी ली को कहती है कैसे वो जियाओ के ऊपर अटैक किया। ली कहती है वो ये करना नहीं चाहती थी, वो डेमन को मारना चाहती थी। यून कहती है वो कोई डेमन नहीं है, वो ली को कैसे समझाए। यून कहती है ली नाटक कर रही है, उसे मार देना चाहिए नहीं तो वो सबको खा जाएगी। जियाओ कहता है ली क्या पागल हो गई।
क्योंकि डेमन दिन में नहीं बाहर निकलते हैं, और गार्ड्स को आदेश देता है उस पागल लड़की ली को डिजर्टेड पैलेस में ले जाने के लिए। गार्ड्स उसे लेके चले जाने लगता है। ली उसे छोड़ देने के लिए कहती है, इसके बदले में वो मैजेस्टी के लिए सब कुछ करेगी और उसे विश्वास करने के लिए कहती है, नहीं तो ये डेमन उसे मार देगी। यून कहती है वो क्या कर सकती है, ये लड़की सच में पागल हो गई। ली के सर्वेंट यून को देख के भाग जाती है। यून उसकी तरफ देखती है। यून जियाओ से कहती है कि वो तो भूल ही गई थी, लियाओ के सर्वेंट ने भी उसे डेमन कह रही थी। वो अब भागने की कोशिश कर रही है, उसे पकड़ना पड़ेगी। ली के सर्वेंट समझ जाती है कि सभी ने उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो मैजेस्टी से माफी चाहने लगती है। वो कहती है उसे ली ने ही उस्काई थी, उसकी फैमिली है, उसे छोड़ देने के लिए कहती है। जियाओ गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहता है, वो और कभी ऐसा नहीं करेगी। सर्वेंट ने मैजेस्टी के पास माफी चाहती रहती है। यून सोचती है वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, वो अब शांत से रह पाएगी। वो जियाओ से थैंक्स कहती है और चले जाना चाहती है। जियाओ उसे रोकने के लिए कहता है। यून पीछे मुड़ के देखती है। जियाओ उसकी नाम पूछता है। वो भूल जाती है कि वो अब यून मियांग नहीं है। वो उसकी नाम ही बोलने लगती है। बाद में कहती है उसका नाम यूनर है। वो सोचती है वो तो भूल ही गई थी कि वो अब मियां नहीं है। जियाओ कहता है वो यूनर के वजह से चोट पाया है। यूनर क्या उसे इस हाल में छोड़ के जा सकती है? यून सोचती है कुछ देर पहले ही जियाओ से कह रहा था कि ये उसके लिए बिग डील नहीं है। अब वो यून को क्यों ऐसा कह रहा है, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। यून कहती है वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए जियाओ को डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। जियाओ उसे जाने के लिए मना करता है और कहता है यून इस जगह रह के उसका केयर करेगी। यून समझ नहीं पाया कि वो कैसे केयर करे। लॉन्ग सी पैलेस। यून सोचता है मैजेस्टी के साथ क्या हुआ। वो डॉक्टर ने ही ढूंढ के यून को क्यों टेक केयर करने के लिए कह रहा है। यून सुनती है किसी ने मैजेस्टी की टेक केयर करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो देखने जाती है कौन से लड़ रहा है। यून देखती है मैजेस्टी के उपपत्नियों ने टेक केयर करने के लिए लड़ रहे हैं। वो सोचती है इस जगह पर ये सब क्या हो रहा है, उपपत्नियों ने इतना क्यों लड़ रहे हैं। उपपत्नी वान उस जगह पे आके कहती है वो उपपत्नी में श्रेष्ठ है, वो ही मैजेस्टी की देखभाल करेगी। सभी ने उपपत्नी वान को देख के चुप हो जाती है। उपपत्नी वान ली के समान है। सभी उपपत्नियों ने उसके पास क्षमा चाहती है। उपपत्नी वान कहती है वो अब मैजेस्टी की देखभाल करने जाएगी। यून सोचती है ये बहुत बड़ी बात है, उसे नहीं जाना पड़ेगी। उपपत्नी वान जाने लगती है। यून सोचती है उसे अब बहुत बड़ी शो देखने मिलेगी। गार्ड ने उपपत्नी वान से पूछती है क्या हुआ, वो क्यों इस जगह पे आई है और न्यू केयरटेकर क्यों अभी नहीं आई। उपपत्नी वान कहती है वो आ गई, उसके लिए मैजेस्टी वेट कर रहे हैं, उसे अंदर जाना चाहिए। गार्ड्स कहते हैं उपपत्नी वान नहीं जा पाएगी, मैजेस्टी न्यू केयरटेकर ले आया। वान गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है मैजेस्टी क्यों उसे चॉइस नहीं किया। गार्ड यूनर को अंदर जाने के लिए कहता है और मैजेस्टी के सेवा करने के लिए आदेश देता है। यून सोचती है उसे ही क्यों जाना पड़ेगी। गार्ड्स कहते हैं यदि यून लेट करे तो उसे मैजेस्टी पनिशमेंट देगा। यून सोचती है उसे मैजेस्टी क्यों अकेले छोड़ने ही रहे हैं। उपपत्नी वान कहती है उसे देखकर कोई उपपत्नी नहीं लग रही है, वो कौन है। उसे देखकर लगती है वो एक सर्वेंट है, वो मैजेस्टी की देखभाल नहीं कर पाएगी। वान गुस्सा होके कहती है क्या वो ही सर्वेंट गर्ल से बेटर नहीं है। यून कहती है वान ने सही कह रही है, वो जस्ट एक सर्वेंट गर्ल है, इससे अच्छा वान है। वान कहती है वो कह रही है, यून को नहीं कहना पड़ेगी। वो सोचती है यून क्या उसके सामने अच्छे बन रहे हैं। यून सोचती है वो बहुत ही बेवकूफ लड़की है क्योंकि वो तो उसके लिए ही कह रही थी। यून सोचती है मैजेस्टी के पास बहुत ही खूबसूरत उपपत्नियां हैं, फिर भी वो यून को ही क्यों चूज किया। वो सोचती है वो मैजेस्टी को बाकी सब उपपत्नियों के साथ समय बिताने के लिए कहेगी, लेकिन वो जानती है मैजेस्टी ये बात नहीं मानेगा। उपपत्नी वान यून को कहती है कि वो मैजेस्टी के साथ पहले क्यों बात करी। यून कहती है उसके पास उपपत्नी वान से बात करने के लिए समय नहीं है, मैजेस्टी उसके लिए वेट कर रहा है। वो सोचती है वान अब जेलसी से पागल हो जाएगी। गार्ड उसे पकड़ के रखता है। उपपत्नी वान अंदर जाने के लिए लड़ाई करती है। वान कहती है यूनर के आचरण अच्छा नहीं है, वो उसको सबक सिखा के रहेगी। गार्ड उसे कहता है वान के आचरण से मैजेस्टी उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो कुछ करने के पहले सोच ले। गार्ड दरवाजा बंद कर देता है और सभी को चले जाने के लिए कहता है। उपपत्नी वान गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है वो यून को बाद में देख लेगी। यून अंदर जाती है और सोचती है गॉडेस ने उसे मैजेस्टी
मैजेस्टी की पत्नी चॉइस करने के लिए कह दिया, लेकिन वन मैजेस्टी के लिए अच्छे नहीं है। इसका मतलब वन अर्ली मैजेस्टी की पत्नी नहीं बन पाएगी, उसे और भी अच्छा तरीके से सर्च करना पड़ेगी। जियाओ उसे देख के कहता है वो अब तक कहाँ थी, उसे क्या मैजेस्टी के लिए चिंता नहीं है। यून फिंग जियाओ को कहती है वो ये सब मेडिसिन लाने के लिए वेट कर रही थी। यून सोचती है यदि जियाओ उसके कारण जख्म नहीं होता तो वो ये सब मेडिसिन उसके ऊपर फेंक देती। जियाओ कहता है ये बात क्या सच है? वो तो सोचा था यून उसके उपपत्नियों के साथ लड़ाई कर रही है और वो क्या यहाँ पर जियाओ के अटेंशन लेने के लिए आई है। यून सोचती है वो तो उपपत्नी वन को जेलसी फील करने के लिए ये सब कह रही थी कि फिंग जियाओ उसके वेट कर रहे हैं। वो कहती है कि जियाओ ठीक से नहीं सुना है। जियाओ कहता है कि यून ये नहीं कहा कि वो यून के लिए ही बाकी उपपत्नियों को इग्नोर कर रहा है। क्या वो सच में ठीक से नहीं सुना? यून सोचती है क्या वो एक एलिफेंट डेमन है? कैसे इतना कुछ सुन पाया? ये यून के लिए बहुत ही बुरी फीलिंग्स है कि जियाओ उसके सभी बात रिपीट कर रहा है। यून कहती है वो कह दिया तो क्या हुआ, इसके लिए जियाओ उससे क्या करेगा? जियाओ कहता है यून क्या भूल गई कि वो अब मैजेस्टी के सामने है। यून कहती है वो उसके आचरण के लिए क्षमा चाहती है। जियाओ कहता है इतना जल्दी? यून कहती है वो मैजेस्टी के देखभाल करने के लिए आई है, इसीलिए मैजेस्टी सीरियस न होके उसे टेक केयर करने के लिए यून को हेल्प करे। जियाओ कहता है कि वो समझ गया यून उसके उपपत्नियों को नाराज करने के लिए उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। वो यून को माफ कर देगा क्योंकि यून अपनी गलती मान ली, लेकिन ऐसा और कभी हुआ तो वो पनिशमेंट देगा। यून कहती है वो ऐसा और कभी नहीं करेगी, वो ऐसा सिचुएशन में और नहीं पड़ना चाहती है। जियाओ कहता है यून क्यों वेट कर रही है, वो कब उसे हेल्प करेगी। यून मेडिसिन देके उसके पास जाती है। यून जियाओ को देख के ही आंखें बंद कर लेती है। जियाओ कहता है यून कैसे आंखें बंद करके मेडिसिन लगाएगी और जल्दी मेडिसिन लगाने के लिए कहता है। यून सोचती है वो ये काम करके ही निकल जाएगी। यून जियाओ के पास जाती है और जख्म पर मेडिसिन देती है। जियाओ सोचता है वो तो लड़कियों को पसंद नहीं करता था, लेकिन यून के लिए उसे क्यों फीलिंग्स आ रहा है। यून सोचता है कि जियाओ बहुत ही खूबसूरत है। जियाओ यून से पूछता है क्या वो उसे पसंद करने लगी है। यून सोचती है कि वो उसे नहीं पसंद करती है। जियाओ कभी फेयरी की तरह सुंदर नहीं हो सकता। जियाओ उसे कहता है कि वो उसका अटेंशन लेना चाहती है। यून कहती है वो ये सब नहीं सोच रही थी। वो जियाओ को धक्का देती है और खुद ही गिर जाती है। जियाओ कहता है कि वो तो सच कह रहा था और यून को गिरने से बचा लेता है। यून उसे छोड़ देने के लिए कहती है। जियाओ से पूछता है वो असली में कौन है। यून कहती है वो सच में एक गार्डनर है और उसे जाने देने के लिए कहती है। वो सोचती है क्या जियाओ कुछ समझ गया। जियाओ कहता है क्या वो सच में गार्डनर है। वो सोचता है वो यून के लिए इतना क्यों सोच रहा है, वो तो किसी लड़की को नहीं पसंद करता था। यून उसे छोड़ देने के लिए लास्ट वार्निंग देती है, नहीं तो वो भूल जाएगी कि जियाओ एक मैजेस्टी है और वो उस पर अटैक करेगी। जियाओ कहता है कि यून क्यों उसके नाम से बुला रही है। यून कहती है कि वो नहीं समझ पाई थी क्या कहेगी, मैजेस्टी उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। वो सोचती है कि वो उसे सबक सिखा के रहेगी। उस समय दरवाजे के बाहर एक गार्ड आके कहता है कि लॉर्ड मैजेस्टी के लिए उनके स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। जियाओ कहता है कि वो जा रहा है। यून सोचती है जियाओ उसके अटैक से बच गया। जियाओ कहता है कि वो नेक्स्ट दिन फिर आएगा, ये बात यून को याद रखना पड़ेगी। यून नाराज हो जाती है और कहती है वो क्यों आएगा। जियाओ कहता है वो इस पैलेस के मैजिस्ट्री है। यून के रूप में मियान गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है वो ये सब मिशन के लिए सह लेगी, लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बाद वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जियाओ सोचता है यून बहुत ही स्पेशल और बाकी लड़कियों से अलग है, वो यूनर के नाम याद रखेगा। यून सोचती है जियाओ उसे ही क्यों ऑर्डर करता है। वो सोचती है कि जियाओ उसे झूठ कहा कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। वो समझ गई कि जियाओ में फीलिंग्स है, इसीलिए उसकी मिशन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसे अब बेस्ट उपपत्नी ढूंढना पड़ेगी। ये सोचते सोचते वो एक लड़की से टकरा जाती है। यून सोचती है वो लड़की कैसे नीचे गिर गई। उपपत्नी चेन के सर्वेंट उसे उठाने के लिए आती है। वो कहती है कि वो जानती है उपपत्नी चेन मैजेस्टी के लिए टेंशन कर रही है, लेकिन उसे भी अपनी ख्याल रखना चाहिए। उपपत्नी चेन सारे दिन नहीं खाई थी और प्रे कर रही थी।
ऐसे चलने से वो भी बीमार पड़ जाएगी। ये सब कह के उसे सर्वेंट ने उठाने के लिए आती है। सर्वेंट कहती है कि वो भी जानती है उपपत्नी चेन मैजेस्टी को बहुत प्यार करती है, मैजेस्टी के लिए कोई और इतना नहीं सोच सकती। उपपत्नी चेन कहती है कि मैजेस्टी ये बात नहीं समझ पाए। यून सोचती है कि ये सब क्या चल रहे हैं, जियाओ को सिर्फ चोट लगा था, वो तो नहीं मर गया। उपपत्नी चेन यून को कहती है कि उसने देखी वो तो मैजेस्टी के महल से आई है, मैजेस्टी आप कैसा है, क्या वो पहले से बेटर है। यून कहती है कि वो तो आप स्वस्थ हो गई, फिर भी उसे महल में कल जाना पड़ेगी। चेन सोचती है कि वो सच में कल महल में जाएगी। वो कहती है क्या यून उसे मैजेस्टी के साथ मीट करा सकती है, और सोचती है यदि यून उसे ना करे तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। यून कहती है कि चेन जा सकती है, वो कुछ नहीं कहेगी और मैजेस्टी का देखभाल कर सकती है। चेन खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत बड़ी बात है। वो यून को गिफ्ट देना चाहती है। वो यून को पूछती है कि यून गिफ्ट में क्या लेगी। यून कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैजेस्टी का देखभाल कर सकती है, चेन ये डिजर्व करती है। चेन सोचती है क्या इस लड़की के लिए मैजेस्टी का सच में कोई फीलिंग्स है, वो ये सब नहीं होने देगी। वो यून को मैजेस्टी के आसपास नहीं जाने देगी। चेन कहती है कि वो मैजेस्टी को कह के यून को अच्छी जगह काम करने देगी। यून थैंक्स कहती है और वो सोचती है वो तो इस जगह से नहीं जाना चाहती है, वो ये जीत ली। यून कहती है उसे अब जाना चाहिए। वो चेन को बाय कहती है। यून सोचती है कि मैजेस्टी को चेन के लिए कोई फीलिंग्स आ जाए तो उसकी मिशन पूरी हो जाएगा और वो स्वर्ग में वापस चले जाएगी। सर्वेंट ने चेन से कहती है कि ये लड़की उसके विरोध नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत ही रूड है। चेन कहती है कि वो ये सब बाद में सोचेगी, अब उसे मैजेस्टी के पास जाना चाहिए और मैजेस्टी का अटेंशन जीतना चाहिए। चेन नेक्स्ट दिन मैजेस्टी के पास जाने के लिए तैयार होने जाती है और उसके साथ सभी सर्वेंट ने जाने लगती है। वो कहती है कि मैजेस्टी कभी उसके पैलेस में किसी को अलाउ नहीं किया, इसीलिए वो उनका अटेंशन जीत सके तो उसे उपपत्नी बन के नहीं रहना पड़ेगी। नेक्स्ट डे मियान सोचती है कि वो चेन को एक चांस दी थी, वो अब खुद की आंखों से उन दोनों को एक साथ देखना चाहती है। मियान बर्ड के रूप में जाती है और सोचती है यदि सब कुछ ठीक से चले तो वो प्रमोशन पाएगी। वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठती है और देखती है उस जगह से सब कुछ क्लियर है। जियाओ उस जगह पे बैठ के कुछ काम कर रहे थे। उपपत्नी चेन उस जगह पे आती है। कैनेडी मियान आराम से बैठती है और सोचती है कि अब ये शो शुरू होने वाले हैं।